हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर ईवीएस यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पर्यावरण अध्ययन के होंगे और कुछ हमारे पैडागोगी के क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। सेम एज इट इज़ जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे ही हम लोग एक 30 क्वेश्चन का सेट आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे ही समझे कि आपका एक एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे अभी सीटेट आने वाला है, तो ये आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि सीटेट में सेम पेपर हमसे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। उसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको सेशन अच्छा लगता है सेशन देखने के बाद, तो आप उसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। और यदि आप सीटीपी का, इंग्लिश का, मैथ्स का कोई भी कोर्स हमारे द्वारा जो दिया जाता है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पर दे दिए गए। और कोई भी जानकारी चाहिए, इवन आप डेमो क्लास भी लेना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर डेमो क्लासेस के वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए अब सेशन की हम लोग शुरुआत करें, क्योंकि आज के सेशन में हमें 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट होंगे आज के सेशन में। और एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन, इवन आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है वो पूरा आपकी एनसीईआरटी पर बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी समरी से ही वहाँ पर हमारा जितना भी हम लोग एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। तो यदि आपको सीटेट क्लियर करना है तो आप सारे पुराने जितने भी मैंने एनसीईआरटी के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं वो एक बार जाकर विजिट कर ले। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। क्या ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं? मधुमक्खी, मच्छर या फिर तितली। यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं 3-3 के, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से 3 ऐसे जीव हैं जो मनुष्य की दृष्टि से 4 गुना तेज उनकी दृष्टि होती है। बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली या फिर चील, गरुड़ और गिद्ध। तो ये एनसीईआरटी समरी में हमने देखा भी था और इसको अच्छे से डिस्कस भी किया था कि चील, गरुड़ और गिद्ध होते हैं, इनकी जो दृष्टि होती है, जैसे ये हवा में उड़ते हुए भी इनके ज़मीन पे कोई जीव चल रहा होगा तो वो उसको आसानी से इतनी दूर से देख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे यदि बाघ का पूछ लिया जाता तो बाघ की 6 गुना ज़्यादा तेज होती है मनुष्यों से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन वाली नीड भी नहीं है, क्योंकि यही एक ऐसे जीव है जो मनुष्य से भी ज़्यादा तेज इनकी दृष्टि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कृषि से रिलेटेड है। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता है, बल्कि काट कर जला दिया जाता है। यह राख जो है, जो राख निकलती है जलने पर, वो भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है, लेकिन उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये किस कृषि की डेफिनेशन है। हमने कृषि का करके चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने 12 से 13 प्रकार की कृषि पढ़ी थी। फिर एक चैप्टर में हमने कृषि उपकरण भी पढ़े हुए हैं। तो सारा आज के जो 30 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक 130 वीडियोज़ सारे देख रखें, वो आसानी से आज 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उन्होंने भी सेल्फ स्टडी की होगी तो उसके बेसिस पर वो यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो देखो, कुछ ऐसा कि फसल को जलाना, फिर उसी में बीज बो देना, तो ये किस प्रकार का कृषि होती है? तो इसे हम लोग यहाँ पर झूम कृषि बोलते हैं, जो मेघालय और कुछ इलाकों में की जाती है। अब तो ये चीज़ काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन इस प्रकार की कृषि को बोला जाता है झूम कृषि, जो पुराने समय में काफ़ी अधिकता से की जाती थी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और आप चाहें तो अलग अलग प्रकार की कृषि भी देख सकते हैं, जैसे सीढ़ीनुमा कृषि जो होती है असम वगैरह में की जाती है, ताकि पानी का जो बहाव है, जितना पानी बहुत ज़्यादा आता है तो उसको वहाँ पर एकदम से बीच में ना रुके, इस तरीके से बहकर निकल जाए। तो सीढ़ीनुमा खेती हम लोग वहाँ पर करते हैं। इसी प्रकार से सहकारी खेती भी की जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही ज़मीन पर कृषि करते हैं। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर कृषि होती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, ये भी हमारा सेम एनसीईआरटी समरी से पूछा हुआ है कि जब कोई सपेरा वाद्य यंत्र बीन को बजाता है, सपेरा वही जिसे हम कालबेलिया बोलते हैं, वो वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप जो है वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि क्या सांप के कान होते हैं जिसकी वजह से वो सुन पा रहा है? ऑप्शन है आपके पास, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर,
उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, कंपन को इंग्लिश में वाइब्रेशन बोला जाता है, ठीक है। उस वाद्य यंत्र जो भी बिम बजा रहा है उसको सुनकर या उस वाद्य यंत्र को सुनकर, ऑप्शन सी में हमें बोला था सूंघकर, वो सूंघकर पता करता है क्या, ये चीज़ आपसे पूछी हुई है। तो देखो बच्चों के मन में हमेशा से यही डाउट रहता है कि बिम बजा रहा है तो बिम बजाने की आवाज़ से जो है वो जो सांप है वो डांस कर रहा है या फिर वो जो भी क्रिया कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जो ज़मीन पर जो कंपन होते हैं, ज़मीन के ऊपर जो वाइब्रेशन होते हैं उसको महसूस करके वो अनुक्रिया देता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा या फिर बच्चों के मन में जो इतने टाइम से भ्रम रहता है कि सपेरा जो है बिम की आवाज़ को सुनकर जो है सांप को नचाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर गलत प्रूफ हो जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन आपको क्या लग रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। सेम हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, चैप्टर जो पहला आता है एनसीईआरटी में परिवार और आसपास करके, तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। अब आपको क्या लग रहा है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें उसके माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है तो क्यों है और सही नहीं है तो क्यों नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करते जा रहे हैं, आपको कमेंट करके आंसर बताते जाना है कि इसका आंसर क्या होगा। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया। आपका आज का स्कोर आपके कल के पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। कल जो हम मॉक टेस्ट लेंगे उसमें फिर लेवल हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। देखो, तो राइट आंसर सी कैसे हुआ, सही नहीं है क्योंकि ये एक ही प्रकार का वर्गीकरण है। हमने देखा था परिवार एक इकाई तो होता है, लेकिन इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, 2 तरीके से इसको क्लासीफाई किया जाता है। एक तो हमारा न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। एक हमारा संयुक्त परिवार होता है जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इनके अलावा और भी कोई व्यक्ति होंगे तो वो हमारे संयुक्त परिवार की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो परिवार का एक ही प्रकार से वर्गीकरण करना यहाँ पर रॉन्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति क्या होती है जो भोजन के पाचन में उसकी सहायता करती है। मनुष्य के पेट में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग इतना खाना खाते हैं तो उसका पाचन कैसे होता है, क्या चीज़ पाई जाती है, क्षारीय होता है। और जो आमाशय रस होता है उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसे होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या फिर उभयधर्मी होता है। तो हमने देखा था HCl पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर हम लोगों को ये वाली मेडिसिन भी दी जाती है, ठीक है, जो खाने के पाचन में हमारी मदद करे, डाइजेशन में हमारी मदद करे। तो वो इसका जो रस होता है, उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधे की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू की पत्तियां लाओ, आम की पत्तियां लाओ, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। ठीक है, विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। किस प्रकार से किया है, देखो, एक ने किया होगा कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां। कुछ पत्तियां जिनमें दवाएं होगी, मतलब हम बोलते हैं ना आयुर्वेदिक तरीके से, जैसे कि तुलसी की पत्तियां काफ़ी आयुर्वेदिक होती है, ये दवा जो होती है मतलब दवा बनाने में काम आती है। नीम की आती है, पुदीना काम में आता है। वैसे अगर नींबू, आम और इनकी बात करें तो ये पत्तियां काम में नहीं आती। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया होगा एक बच्चे ने। फिर कुछ बच्चों ने बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां, जैसे कि केले के पत्ते बड़े हो गए, आम के थोड़े बड़े हो गए, तुलसी, पुदीना, नीम इनके छोटे हो गए, तो ऐसे तरीके से कुछ कैटेगराइज किया होगा। और शिक्षक ने ए को सही माना और बी वाले जिस बच्चों ने ऐसे किया था, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां, उनको गलत मान लिया। तो निम्नलिखित कथन में से कौन सा अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। मतलब शिक्षक ने क्या अपना दृष्टिकोण रखा होगा, क्यों उन्होंने ए वाला जो है उसको सही बताया और बी वाला यहाँ पर गलत बताया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आप ऑप्शन देखिए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट है और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। दूसरा ऑप्शन हमें बोल रहा है, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ यहाँ पर लगाया जा सकता है।
ऑप्शन सी बोल रहा है बहुत बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। और ऑप्शन डी हमें बोल रहा है कि अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बच्चों ने क्या किया है, वर्गीकृत किया है पत्तियों को। तो देखो वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन की मेथड होती है उसमें कुछ एक हमारे पास वैलिड रीज़न होना चाहिए कि हमने उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है कि वर्गीकरण का काम यहाँ पर बहुत विशिष्ट होता है और स्तरीकृत होता है तथा इसका एक ही सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वर्गीकरण करें तो उसके पीछे का कुछ रीज़न होगा। तो बच्चों जो पहली तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया था, इनका क्लासिफिकेशन करने का रीज़न था कि जिन पत्तों में दवाइयाँ कुछ औषधि गुण होंगे वो अलग कर लेंगे और जिनके औषधि गुण नहीं होंगे उनको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ एक वैलिड रीज़न के बहाने पत्तियों को अलग करना, यानी वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट होता है, स्तरीकृत होता है तथा इसका एक ही सही उत्तर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन से विचारों का ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना, लड़के और लड़कियां को समान रूप से रुचिकर लगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो इस चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को वो चीज़ रुचिकर लगना चाहिए। तो देखो एक कंडीशनल क्वेश्चन है कि बच्चों को आप एक्टिविटी कोई भी क्रियाकलाप कोई भी प्रैक्टिस करवा रहे तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी उस बीच में। तो सभी बच्चों के लिए वो रुचिकर होना चाहिए, लड़का और लड़की ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को इंटरेस्टिंग लग रही है लड़कों को नहीं लग रही है। तो ये चीज़ जैसे नॉर्मली होता है ना, लड़कियों को मोस्टली क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है, लड़कों को पसंद आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दोनों के लिए रुचिकर होना चाहिए। बच्चों की रुचि या बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा होना चाहिए और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को वो चीज़ रुचिकर लगना चाहिए। तो पहला दूसरा और चौथा यहाँ पर सही लग रहा है। मूल्यवान सामग्री लगी हो ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है, तो पहला दूसरा चौथा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर जो कि आपको बताना है। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चे को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। या फिर एक ऑप्शन और हमें बोल रहा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि कौन सा कथन आपको लग रहा है कि जो गलत हो सकता है। ये खुद आप आपके ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं कि जब बच्चे क्या कर रहे हो, कक्षा में तर्क प्रस्तुत करने के लिए बोला गया हो तो कौन सा कथन आपको लग रहा है कि हाँ सही नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो एक बोल सकते हैं कि बेसिक पर्पस होता है, बेसिक काम होता है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा बने, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। हमारे लिए मायने क्या रखता है, हमारे लिए मैटर कौन सी चीज़ करती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेवलपमेंट करें। ठीक है, कौन सा भी डेवलपमेंट होता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल, कॉग्निशन, कौन सा भी प्रकार का डेवलपमेंट है वो होना चाहिए हमारा प्रायोरिटी पर। तो इसकी यहाँ पर ये आंसर होना कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमसे पूछा गया था केवल एक कथन को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर तर्क प्रस्तुत करने में स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। अगेन हमसे समूह कार्य ग्रुप एक्टिविटी की बात की गई है, तो हम बच्चों का आकलन करना चाहते हैं, तो बच्चों को हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि बच्चों ने कितना क्या कार्य कर लिया, बच्चे कैसे कार्य कर रहे हैं, मतलब पूरी एक्टिविटी को हम लोग देखना चाहते हैं। तो किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, किस चीज़ के माध्यम से कर सकते हैं, निर्धारण मापने के माध्यम से, कागज पेंसिल परीक्षण के माध्यम से, दत्त कार्य के माध्यम से, या फिर मौखिक प्रश्न जो ओरल क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, ओरल टेस्ट जो लेते हैं बच्चों का, उसके माध्यम से। दत्त कार्य मतलब लाइक हमने कोई होमवर्क दे दिया, ठीक है, कोई भी होमवर्क दे दिया, वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। पेन पेपर टेस्ट, उनको कोई एक टेस्ट ले लिया उनका, जहाँ पर उनको सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, वो वाली चीज़। और निर्धारण मापनी आप ऐसे बोल सकते हो कि एक हम टेस्ट ले रहे हैं, लाइक उनको रेटिंग दे रहे हैं, रेटिंग स्केल हो गई, जितने भी प्रकार के चीज़ें होती है लाइक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, वो सारे हमारे निर्धारण मापनियों के अंदर आते हैं। तो सही आंसर आपको क्या लग रहा है, कैसे हम लोग
यहाँ पर समूह कार्य में अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो निर्धारण मापनियों का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी आपको डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर दे कि हाँ हमको इसमें डाउट लग रहा है, तो उसको हमारे अपकमिंग जो ईवीएस का सेशन होगा, क्योंकि कल तो आपका वापस सीडीपी का सेशन रहेगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि रैंडम रखते हैं, ऐसा करते हैं एक दिन हम लोग ईवीएस करेंगे, एक दिन हम लोग सीडीपी करेंगे, और किसी दिन स्पेशल डे रखकर हम लोग इंग्लिश पेडागोगी जो है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? नीचे पौधों के बारे में बच्चों के सहानुभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार जो है आपको वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक लग रहा है? घास पौधा नहीं होता है, कुछ सब्जियां फल होते हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, और गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो आपको कौन सा विचार लग रहा है कि तीन तो गलत होंगे, एक कौन सा भी सही होगा कि हाँ वैज्ञानिक दृष्टि से हम बात करें तो वो चीज़ सही है, एक ही चीज़ सही लग रही है? ऑप्शन नंबर बी। आपने सुना है भिंडी फल है, आपने ये सुना है टमाटर फल है, क्योंकि हम लोग उसको सब्जियों के लिए ही प्रयोग करते हैं। भिंडी को हम लोग नॉर्मली सब्जी मानते हैं, किसी की बहुत फेवरेट होती है और किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन भिंडी हमारा एक प्रकार का फल है और टमाटर भी हमारा एक प्रकार का फल होता है। इसी प्रकार से कुछ सब्जियां होती है जो हम सब्जी के रूप में उसको प्रयोग करते हैं, लेकिन वो होती रियल में फल है। तो कुछ सब्जियां फल होती है, ये वैज्ञानिक दृष्टि से स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्धीय लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। होता है, बहुत सारे पौधे हम लोग ऐसे देखेंगे कि आजकल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आपने वो चीज़ पढ़ी थी, हमने एक बार एनसीईआरटी समरी में देखा था कि जिससे हमारा वेलक्रो डिज़ाइन किया हुआ है, वेलक्रो जो हमारे सैंडल वगैरह चिपकाने के काम में आता है। ठीक है, लेकिन वेलक्रो जिसे हम लोग नॉर्मल शायद हमारी भाषा में शीशम का पौधा बोलते हैं, वो आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से बहुत सारे पौधे ऐसे जो हम लोग बचपन में थे, इवन मैंने बचपन में देखा था, लेकिन अभी मुझे कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल गायब हो चुके हैं या बहुत कम हो चुके हैं। तो हम लोग उन जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास जाकर यदि पूछ रहे हैं, तो इस पूछने के पीछे, इस प्रश्न को पूछने के पीछे एक उद्देश्य क्या हो सकता है? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य आपको नहीं लग रहा है, आकलन की संभावना नहीं है। कौन सा आकलन यहाँ पर बच्चों का नहीं होगा? प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या फिर अभिव्यक्ति। तो हमको एक ही चीज़ पता चल रही है कि हम लोग डिस्कशन भी कर रहे हैं, हम सामने वाले व्यक्ति से, हम हमारे दादा दादी हो गए, कोई बड़े बूढ़े व्यक्ति हो गए, उनसे जाकर ये बातचीत कर रहे हैं, तो चर्चा हो रही है, हम लोग उनसे प्रश्न भी पूछ रहे हो, अभिव्यक्ति हो रही है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो तीनों चीज़ें हो रही है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो बातचीत कर रहे हैं। हम लोग कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? उनके पुराने टाइम ट्रेवल करके पुराने समय में जाकर देख कर आ रहे हैं कि हाँ ये पौधा पहले था लेकिन अभी नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय यहाँ पर क्या नहीं है, उसके पीछे का पर्पस क्या नहीं है? आज के आपने क्वेश्चन नोटिस किए होंगे, ये 2016 का पेपर है, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमको नेगेटिव दिए हुए हैं कि क्या अभिप्राय नहीं है। तो इस चीज़ का अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब एग्जाम में हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हो कि अभिप्राय नहीं है, पर्पस नहीं है, तो इस नहीं को देख लेना। एक ही नेगेटिव स्टेटमेंट आपको ढूंढना रहेगा, 3 आपको सही लगेंगे, जो नेगेटिव लगे वो आपको यहाँ पर आंसर करना है। पहला क्या बोल रहा है? बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाने में मदद देना। ठीक है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, या फिर बच्चों में सृजनशीलता, क्रिएटिविटी जो होती है उसका यहाँ पर विकास करना। तो आपको कौन सा आंसर लग रहा है कि यहाँ पर जो फिट बैठ रहा है? शैक्षिक अभिप्राय टीचर का बच्चों के रद्दी सामान से सामग्री बनाने के पीछे क्या नहीं हो सकता है? तो टीचर का जो पर्पस होता है वो कभी भी ये नहीं होता है कि बच्चा, हमें जो एक टॉप स्टूडेंट है उसको बाहर निकाल कर लाना है क्लास से। ठीक है, क्योंकि टीचर का तो पर्पस ये होता है कि सभी बच्चे अच्छे से एक्टिविटी करें, कोई भी यहाँ पर एक बेस्ट या फिर एक लोअर कैटेगरी वाला स्टूडेंट नहीं होगा, सभी हमारे लिए इक्वल होंगे। तो कक्षा से श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना या उसकी जानकारी प्राप्त करना टीचर का उद्देश्य नहीं होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और फिर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहले हमसे पूछा हुआ है, देखो क्या चीज़ है
मैंने क्रियाकलाप की योजना, मतलब एक बच्चे का दिया हुआ है कुछ, पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हम लोग। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी और मुझे सचमुच में कठिन कौन सी चीज़ लगी, ये चीज़ हमसे पूछी हुई है। उसके बाद इसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब ये किसके द्वारा किया गया, इस तरीके से कुछ पूछा हुआ है। यहाँ पर शिक्षकों ने खुद का आकलन कर लिया, मतलब ये सारे स्टेटमेंट टीचर के हैं, या फिर बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन हो चुका है, मतलब दोनों का सेल्फ असेसमेंट। बच्चों ने एक्टिविटी करी है तो बच्चों ने खुद को सेल्फ जज कर लिया, और टीचर ने करी है तो उसने खुद को सेल्फ एनालिसिस कर लिया है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा समग्र आकलन हुआ है या फिर बच्चों का स्व आकलन यहाँ पर हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मान लो स्टूडेंट ने कोई भी एक्टिविटी की होगी यहाँ पर, तो उसने देखा होगा कि उसने जो भी तरीका बनाया होगा कि मैंने क्रियाकलाप की कितनी अच्छी योजना बनाई, उसने खुद को देख लिया होगा। हम लोग देखते हैं ना, सेल्फ असेसमेंट होता है, पीयर असेसमेंट होता है, ठीक है, स्व आकलन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लेता है कि उसने कितनी गलती करी, कितनी मिस्टेक करी, ये सारी चीज़ें। तो पहला बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टूडेंट, एक जो जिसे हम लोग बोलते हैं छात्र, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। मैंने योजना का कितने अच्छे तरीके से अनुसरण किया, ये चीज़ भी बच्चा सोच सकता है। मेरी शक्तियाँ, मतलब उसने किस तरीके से प्रदर्शन किया और उसमें क्या कमियां रह गई, वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसको इस प्रोसेस को, इस क्रियाकलाप को करने में सबसे कठिन चीज़ क्या लगी। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। अभी रुको, अभी अपन टीचर का भी देखते हैं। एक शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये चारों चीज़ें फिट बैठ रही है टीचर के ऊपर। हम जब मूल्यांकन पढ़ते हैं, मूल्यांकन हमारा जो चैप्टर होता है उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि टीचर जो है अपना बच्चों का ही आकलन नहीं करता है, बल्कि जो है खुद का भी आकलन कर लेता है कि उसने जो भी बच्चों को पढ़ाया, क्या वो बच्चों को समझ आया, उसने जो भी योजना बनाई क्या वो सही थी, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, टीचर को ये सारी प्रोसेस को करने में कहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्या उसको कठिनाइयाँ आई। तो ये टीचर की दृष्टि से और साथ ही स्टूडेंट की दृष्टि, दोनों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, मतलब बच्चे और शिक्षक दोनों अपना यहाँ पर आकलन कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों और शिक्षक दोनों का स्व आकलन यहाँ पर हो चुका है, मतलब राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होती है, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, और बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। तो पाठ्यपुस्तक में भाषा कैसी होती है, क्या होना चाहिए बच्चों की, जो हम लोग पाठ्यपुस्तक देखते हैं तो बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से वो संबंध कनेक्टेड होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उनकी जो डेली वो जिस भाषा में बातचीत करते हैं, जिस नॉर्मल लैंग्वेज में वो बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र दिखाता है, ठीक है, और उन पशुओं पर रंग भरने को बोलता है, जिसे नॉर्मली छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको ड्राइंग दी जाती है, ठीक है, जो कि हमारे घरों में नहीं रहते हैं। मान लो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक हाथी बनाया हुआ है, ठीक है, मतलब हाथी का बाहर आउटर बनाया हुआ है, और उसको बोला है कि बच्चों को बोला है कि जो आपके घर में नहीं रहते, मतलब कि जो पालतू जानवर नहीं हैं उनको आपको कलर करके लाना है। अब यहाँ पर डॉग दिया हुआ है, इस तरीके से आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टीचर का पर्पस क्या है। अब टीचर यहाँ पर क्या करना चाहता है, पहले 4 स्टेटमेंट देखते हैं, फिर अपन यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताई हुई है, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, ठीक है, और डाटा संग्रह का विकास करना। और ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपर्युक्त में से कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। बच्चों के अंदर क्या क्रिएटिविटी का निर्माण होगा, क्या उनकी जो अवलोकन करने की क्षमता है, एनालिसिस करने की जो पावर है उसका विकास होगा, और वर्गीकरण करना कि कौन से हमारे घर में रहने वाले पशु पेट एनिमल है, पालतू जानवर है, और कौन से हमारे वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर है, और डाटा संग्रह का विकास करना। तो कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले अपन ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, दूसरा और चौथा सही लग रहा है, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, या फिर ऑप्शन डी है पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो सकता है। तो अपन बात कर रहे थे कि बच्चों को हम लोग कुछ इस तरीके से वर्गीकृत करने को दे रहे हैं। तो देखो बच्चा क्रिएटिव इससे हो सकता है, अवलोकन का विकास हो सकता है, और वर्गीकरण करने की कौशल का भी विकास हो सकता है। लेकिन इससे आप देखोगे डाटा संग्रह करने की शक्ति का विकास कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो स्टेटमेंट में अपन ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी चीज़ें सही है।
पहला, दूसरा और तीसरा हमारा कहाँ पर बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा हमारा यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर बड़े भी हैं आज। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, ये आपसे वो बताया गया है कि पर्यावरण में हमने देखते हैं ना हमारे आसपास जीव जंतु और जितने 5 स्टेटमेंट होते हैं उसको 2 सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो पूछा गया है। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिन्हें 6 विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया, जिसमें पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र के अंदर रखा गया है। हमने देखा है कि हमारा एक जो थीम होता है, 5 थीम होते हैं, उसमें एक मेन थीम क्या होता है? परिवार और मित्र, और इसी के अंदर हमें सारे पशुओं, एनिमल्स जो होते हैं उनके बारे में जानकारी दे दी जाती है। तो इसके कुछ कारण हैं, एक कारण को छोड़कर। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण क्या है? मतलब जो गलत कारण होगा वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। देखो अब क्यों रखा है ये चीज़, देखो बनाने वाले ने, जिसने भी हमारा बनाया होगा थीम वगैरह, जो भी हमारे 5 थीम है वो बनाई होगी, सभी को कैटेगराइज किया होगा, क्योंकि पर्यावरण को, पूरे पर्यावरण को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो क्या रीज़न नहीं है वो अपन ढूंढ लेते हैं। इस बात को उभारना कि किस प्रकार से कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएँ जो है पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। देखो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करता है। मनुष्य एक दूसरे से, मतलब मनुष्य और जीव जंतुओं के बीच में किस तरीके का संबंध है। जैसे कि आप लोग मान लो कि गाय हमारी गौ माता है, ठीक है, सभी मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से मनुष्य का जानवरों के प्रति किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध हो जाता है, वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो आपको एक रीज़न बताना है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक एक पढ़ते जाते हैं। देखो 4th वाला तो कर रहा है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी चीज़ को बताने के लिए हमारे आसपास परिवार और मित्र में ही एनिमल्स वाला जो चैप्टर है, एनिमल्स वाला जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो ये चीज़ भी सेटिस्फाई कर सकती है इस चीज़ को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। विज्ञान के दृष्टिकोण से ये चीज़ थोड़ा सा अनसेटिस्फाई लग रही है। अभी रुकते हैं अपन लोग, अगला पढ़ते हैं। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो सेम चीज़ है, तीसरा और चौथा जो पहला ऑप्शन है सेम चीज़ बोल रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में विद्यार्थियों की हम लोग मदद कर रहे हैं और किस प्रकार से ये जो घनिष्ठ संबंध हमारे मिलते हैं मनुष्य और जीव जंतुओं के। तो पहला तीसरा स्टेटमेंट का एक ही सेंस, एक ही मीनिंग निकल कर आ रहा है, लेकिन ये हमारा एक विज्ञान की दृष्टि से बता रहा है कि विज्ञान की दृष्टि से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो इससे तो अलग चैप्टर ही बना देते, इससे साथ में बनाना का, इसका मतलब एक चीज़ को समझो, पशुओं को परिवार के साथ जोड़ने का क्या सेंस है। हमने देखा है कि हम लोग जब परिवार और मित्र पढ़ते हैं तो उसी में हमारी एक और टॉपिक आ जाता है। हम लोगों ने इसी तरीके से कंप्लीट किए चीज़ों को। पशुओं को भी हमने, जितने भी जानवर थे उनके आवाज़ जो थे, इसी को हमने हमारा परिवार और हमारा जो आसपास है इस थीम के अंदर पढ़ लिया था। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। पशु पक्षी, साथ ही पेड़ पौधे, ये सारे एक ही थीम क्यों बना दिया गया। तो पर्पस वही है कि मनुष्य अच्छे तरीके से घनिष्ठ संबंधों को समझ सके, ठीक है। इनका फिजिकल, इनका जो स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए इन्हें अलग भी कर सकते थे। क्या मनुष्य और हम लोग जो देख रहे हैं जो एनिमल्स हैं उनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है क्या? क्या पौधों और इंसानों का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है क्या? क्या विज्ञान की दृष्टिकोण से ये सेम होते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, हम लोग जो सर्वेक्षण करते हैं उसका पर्पस क्या होता है, ये चीज़ पूछी हुई है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया के अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ठीक है। तो अभी इनमें से पूछा हुआ है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। अब हमसे पूछा हुआ है कि डायरेक्टली सही स्टेटमेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पूछा क्या था कि सर्वेक्षण का मीनिंग, शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या महत्व है। हम लोग कहीं सर्वेक्षण करें, पूरा एनालिसिस करें तो उसका महत्व क्या निकल कर आएगा।
तो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, मतलब कि हम लोग एक तरीके से हम लोग समझ लेते हैं विजिट। हम लोग पहले तो जैसे ऐसा भी होता था कि पेरेंट्स टीचर जो है पेरेंट्स के घर पे आकर, बच्चों के घर पे आकर पूरा पूछ कर जाते थे कि बच्चे जो है किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, ये चीज़ होती थी। तो समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया के अवसर मिल रहे हैं। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाने के सर्वेक्षण में बच्चे जो है संवेदनशील बनते हैं, लोगों अन्य लोगों से उनको जानकारी मिलती है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है बच्चों को, कहीं भी हम लोग सर्वेक्षण पर लेकर जा रहे हैं, कुछ भी शैक्षणिक विजिट जो होता है टूर पर लेकर जा रहे हैं, तो सूचना उनको डायरेक्टली मिलती है, प्रत्यक्ष जानने का मौका मिलता है। जैसे वो बुक में पढ़ रहा है और डायरेक्टली उस चीज़ को देखेगा, ताजमहल को डायरेक्टली देखेगा तो नई नई चीज़ें सीखेगा। तो तीसरा भी सही है। तो अभी फोर्थ भी देख लेते हैं। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना, आकलन का हम लोग ले सकते हैं। असेसमेंट का एक तरीका ये हो सकता है कि बच्चों को शैक्षणिक विजिट करवाना, सर्वेक्षण करवाना। तो चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी। चारों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 से 20 तक लेकर आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद टीचर ने एक कटोरा लिया, उसमें पानी भरा, उसको उबाला और फिर बच्चों को बताया देखो पानी क्या हो गया है, उड़ रहा है, मतलब पानी ख़त्म हो गया। अब बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, वो चीज़ अपन को देखना है। और ये प्रयोग 7 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके ऊपर ये प्रयोग किया गया है, उनको ये प्रयोग दिखाया गया है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं पानी गुम हो गया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कटोरे ने पानी सोख लिया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आग जलाकर, गैस वगैरह चलाकर पानी को उबाला गया था तो किसी ने बोला कि आग ने पानी पी लिया है, और कुछ बोल रहे हैं कि भगवान ने पानी पी लिया है। हम लोग देखते हैं ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, तो उनके अंदर ये थिंकिंग आती है कि भगवान ने पानी पी लिया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 18 है, इसी के ऊपर बेस्ड है। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में हमें क्या चीज़ बताता है। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला है बच्चे जो हैं वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है, या फिर बच्चों की सोच यहाँ पर गलत है। तो अभी हमें देखना है, ये हमसे पूछा गया था कि 7 से 8 साल के ये बच्चे हैं, इनके ऊपर इन बच्चों को हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी को उबालने पर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। तो अब वापस से ऑप्शन पर आते हैं। आपको क्या लग रहा है, बच्चे इस तरीके की थिंकिंग है उनकी कि भगवान ने पानी पी लिया, आग ने पानी पी लिया, कटोरे ने पानी सोख लिया, पानी गुम हो गया, तो बच्चों के क्या यहाँ पर वैकल्पिक विचार है, मतलब उनकी थिंकिंग जो है, थॉट प्रोसेस जो है वो अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, अभी अपन इसके कंक्लूजन पर नहीं आते कि इसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए। 3 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करते, उसके बाद अपन इसका कंक्लूजन भी देखेंगे कि इस तरीके की बच्ची यदि थिंकिंग है तो उस पर किस तरीके से टीचर को रिएक्ट करना चाहिए। अभी तो ये है कि विचार क्या है, तो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार है, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इनवैलिड, तर्क संगत नहीं है, बकवास आंसर है, ऐसा आप लोग नहीं सोच सकते। बच्चों की सोच गलत है, ये चीज़ भी बोलना गलत है, क्योंकि बच्चे अभी अपना धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनकी सोच हो सकता है जैसा वो समझते हैं वैसे ही उनकी सोच का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए, ये चीज़ आपसे पूछी हुई है। तो किस तरीके से शिक्षक आंसर कर सकता है, उनके विचारों तक पहुंचने के लिए चर्चा प्रारंभ करें, बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, या फिर वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को याद रखने के लिए कहे। तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया कि परिभाषा देने से बच्चों को समझ आता तो वो पहले ही आ जाता। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम बच्चों को पूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद हम लोग उनको एक्सपेरिमेंट करवाते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ें समझ आई है। जल चक्र का चित्र बनाकर बता दो, चार्ट बनवा दो, इससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास है कि हम लोग उनसे चर्चा करें, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलत है तो पढ़ना ही नहीं, ऑप्शन गलत है तो आप डायरेक्टली बोल ही नहीं सकते। उससे पहले वाले ऑप्शन में हमने यही किया था, गलत है, ये सोचना भी हमारे लिए गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों के विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है। जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए।
ठीक है। जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। ये पूछिए कि यदि जल चक्र नहीं होता तो क्या होता, और जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो सूची बनाना, आरेख बनाना, 5 लाभ लिखना, ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करिए। एक ही आंसर यहाँ पर हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब आप बच्चों से पूछो कि यदि जल चक्र नहीं होता या जल चक्र में से कोई भी एक चीज़ नहीं होती, सबसे पहले तो वाटर साइकिल क्या होता है ये हमें पता होगा, उसके बाद हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखो, वाटर साइकिल में तालाब होता है या समुद्र होता है, ठीक है। नदियों से पानी तालाब में जा रहा है, वन हो गए, फिर इधर बादल हो गए, जैसे बादल बनते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा का पानी समुद्र में जाता है, ठीक है। समुद्र से नदियाँ तालाब में जाता है, फिर वनों के द्वारा, जो वृक्षों के द्वारा उसको सोख लिया जाता है, फिर यहाँ से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फिर यहीं से पानी सूरज के पास चला जाता है, सूर्य जो होता है सारे जो पानी है इसको वाष्पीकृत करके सोख लेता है। तो ये पूरा हमारा जल चक्र चलता है। तो बच्चों को हम लोग जल चक्र के बारे में समझा सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि यदि जल चक्र नहीं होता या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होती, यदि सूर्य नहीं होते तो वाष्पीकरण की प्रोसेस कैसे होती, ये चीज़ समझाकर हम बच्चों को इस स्टेटमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं कि आखिर यदि ऐसी चीज़ हो रही है, यदि हमारे कटोरे में से पानी गायब हो गया है तो वाष्पीकरण की प्रोसेस कैसे हुई, क्या उसके पीछे के रीज़न हो सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। तो देखो, इसके लिए हमें मैप की पूरी जानकारी होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार वहां पर जाएं, अपने गूगल पर जाएं और सर्च करें इंडिया मैप, क्योंकि सिर्फ इंडिया में हर एक राज्य से कौन कौन सी सीमाएं लगती है वो आपसे पूछा जा सकता है। भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जिससे भारत देश की सीमा लगती है, वो चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। तो अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो अब आप देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर किन किन राज्यों से लगता है, जम्मू कश्मीर की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो अभी आप ये देखेंगे, मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगी, तो इससे ये वाला जो क्वेश्चन है, लाइक मध्य प्रदेश से कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी। राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, उसमें कलर से डिफाइन किया हुआ है, तो ये चीज़ और आपको अच्छे से समझ आएगी। ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन सब से हमारे मध्य प्रदेश जो राज्य है उसकी सीमा लगती है। अभी क्वेश्चन हमारा था कि जम्मू कश्मीर से किसकी लगती है, तो देखो जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो अब देख लो कि जम्मू कश्मीर से हमारा एक तो हिमाचल प्रदेश की लगती है और एक पंजाब की लगती है, ठीक है। अभी पर्टिकुलर अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे तो यहाँ पर हमारा चीन हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, बाहर पड़ोसी देश। अभी भारत में कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की लगती है। अब फिर सेम क्वेश्चन आपका इससे बनेगा कि हिमाचल प्रदेश से कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो हिमाचल प्रदेश से एक किसकी लग जाएगी, हमारी जम्मू कश्मीर की लग जाएगी, पंजाब की लग जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर हमारी लग जाएगी उत्तराखंड की, और एक आप ये देखो ये वाला पोर्शन जो है एक और हमारा हरियाणा से जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा की भी, मतलब हिमाचल प्रदेश से 1 2 3 4 इनकी सीमाएं लगती है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। अब और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान से आप रीट का एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली राजस्थान वाला ही क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान से किन राज्यों की सीमा लगती है, तो हरियाणा की लगती है, ठीक है। इधर आप देख लो कि ये हमारा हरियाणा हो गया, ठीक है, इधर हमारा ये लग गया उत्तर प्रदेश लग गया, इधर हमारा मध्य प्रदेश तो लगना ही है, और ये हमारा गुजरात हो गया। तो इतने राज्यों की सीमा राजस्थान से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से आपसे और भी पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु से किसकी लगती है, तो आप यहाँ पर देख लो कि तमिलनाडु से कौन कौन से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु से हमारा यहाँ पर ये केरला जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक हमारा कर्नाटक हो गया, एक हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इस तरीके से। यदि आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको जूम करके देख सकते हो, ओके। और यदि टेलीग्राम चैनल है तो मैं टेलीग्राम पर ये फ़ोटो भी डाल दूँगी, और ये जो PDF है सेट 30 क्वेश्चन का, ये सेट भी डाल दूँगी, ठीक है। उसके लिए आपको एक चैनल है CTET MPTET लेयर 3 से जुड़ना होगा। CTET MPTET STET आप लेयर 3 करके डालेंगे तो आप डायरेक्टली उसी चैनल पर विजिट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारे पास जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य क्या हो गए, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये दोनों हमारे ऑप्शन में थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की अपन बात कर रहे हैं। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र के नाम बनाए जाने वाले सामान्य घरों के दिए गए हैं, ठीक है, मतलब घर दिए गए और उनकी क्या क्वालिटी या किस तरीके से बनाए जाते हैं वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है। अब आप देखिए कि किस तरीके से आप यहाँ पर ये सही जोड़ी जो है मैच द कॉलम वाला आंसर करोगे।
तो इसमें से यदि एक या दो घरों के बारे में भी आपके पास जानकारी है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि आपको यदि पता है कि राजस्थान में घर कैसे होते हैं, तो राजस्थान में हमें दिखेंगे मिट्टी से बने हुए घर, ठीक है, जिनकी छतें जो होती कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है और मोस्टली जो दीवारें वगैरह जो होता है, फर्श होता है, उसको गोबर से लीपा जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान के घरों की विशेषता होगी, मतलब दूसरे का आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो आप ये देख लो, दूसरे का आंसर फोर्थ, और ये मतलब अभी हमारा बी ऑप्शन कट हो गया, सी ऑप्शन कट हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, बट अभी अपन रुकते हैं। असम के घरों की हमको पता है कि असम के घर जो होते हैं वो बांस के बने होते हैं, 4 से 5 फीट ऊंचे जो होते हैं बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ का पानी उस घरों में ना घुसे। तो हमारा सी का आंसर 1 हो गया। तो देख लो सी का आंसर 1 कहाँ पर है, अभी भी ये दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में घर कैसे बनते हैं, तो हमने देखा था लद्दाख में जो घर होते हैं पत्थर के बने हुए रहते हैं, ठीक है, और उनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी हुई रहती है। और उसमें स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि फर्स्ट उसमें 2 तरीके के फ्लोर होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो नीचे वाला जो तल रहता है उस पे एनिमल्स रहते हैं, उनके जो पालतू जो पशु होते हैं उनको रखा जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, और चूने से उनकी दीवारों की पुताई की जाती है और ढलान छत बनाई जाती है ताकि वहाँ पर जो बर्फ़ है वो रुके ना, आसानी से नीचे गिर जाए। तो लद्दाख के घरों की विशेषता 5 हो गई, ठीक है, तो ये मैच कर गया हमारा। अब हमें देखना है मनाली। एक ही बचा हुआ है, राजस्थान का हमने देख लिया, असम का देख लिया, लद्दाख का देख लिया। अब मनाली की क्या विशेषता है, तो ये चीज़ बची हुई है कि पत्थर तथा लकड़ी से बने हुए ढालू छत वाले जो घर हैं आपको शिमला मनाली में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, 2 4 1 5 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, याद करिए हमने 1972 से लेकर 2004 तक जितनी भी परियोजनाएं बनाई गई, चाहे वो गेंडा परियोजना हो, चाहे वो कछुआ संरक्षण परियोजना हो, चाहे वो स्टॉकहोम सम्मेलन हो, पृथ्वी सम्मेलन हो, सारी हम लोगों ने एक जो सेशन लिया था जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू डिस्कस किया था, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी। कछुआ संरक्षण परियोजना जो है 1975 में आई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाना और उस वीडियो को आप विजिट करना, ठीक है। तो सारी सन याद करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है, तो यदि आप कोई भी कहानी बनाएंगे, कोई भी स्टोरी के थ्रू याद रखेंगे तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। 1972 में हमारा पृथ्वी स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाले जंतुओं पर अधिकार होता है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, मतलब कुछ अधिनियम के बारे में, कुछ कानून के बारे में आपसे जानकारी दी गई है। तो ये जंगल अधिनियम अधिकार अधिनियम 2007 के अंतर्गत आता है। ये अधिनियम 2007 में आया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो लोग जंगल में 25 वर्षों से निवास कर रहे हैं उनको जंगल खाली करने के लिए बाध्य करना एक कानूनन अपराध हो जाएगा, क्योंकि 25 वर्षों तक यदि आप जंगल में निवास कर रहे हो या उस भूमि पर निवास कर रहे हो तो उस पर आपका मालिकाना हक हो जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय हो सकता है। मच्छरों के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये तीनों ही बीमारी जो है मच्छरों के द्वारा फैलती है। डेंगू काफ़ी थोड़े टाइम पहले चल रहा था, 3 से 4 साल पहले। चिकनगुनिया थोड़े उससे समय पहले चिकनगुनिया आया था, फिर डेंगू आया, और मलेरिया चल ही रहा है। बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर मलेरिया पूर्णतः ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे देश में अभी भी मलेरिया से लाखों लोगों की मृत्यु होती है। तो ये तीनों बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। घटपर्णी निपेंथिस के बारे में कुछ पूछा गया है आपसे। घटपर्णी क्या होता है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। घटपर्णी का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका हुआ रहता है। भारत में ये नहीं पाया जाता है, या फिर मेंढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो ध्वनि उत्पन्न करने जैसी कोई भी चीज़ एनसीईआरटी में अभी तक हमने एक ही चीज़ देखी है कि जो मछलियाँ होती है वो पानी के अंदर अपनी जो प्रजातियाँ होती है, अपनी साथ वाले जो होते हैं उनको मैसेज देने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। सिर्फ ध्वनि के बारे में हमने वही चीज़ देखी है, ठीक है। और कम वो छोटी छोटी कटीली झाड़ियों से ढका हुआ रहता है, तो ये चीज़ भी गलत है। कोई झाड़ियों से ढका हुआ नहीं रहता है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और उनका जो मुँह रहता है वो इस तरीके से चिपचिपे तरल पदार्थ से भरा हुआ रहता है। जैसे कोई भी जीव जो है, कीटाणु जो है, उसके ऊपर आकर बैठेगा तो वो तरल फिसलन के कारण उसके अंदर गिर जाएगा, उस घटपर्णी पौधे के अंदर गिर जाएगा, ठीक है।
तो भारत में नहीं पाया जाता, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत में जो मेघालय और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पौधा आपको देखने को मिल सकता है। और विदेशों में तो लोग स्पेशली अपने गमले में इस पौधे को लगाते हैं ताकि कोई भी छोटे छोटे जो जीव आए वो आसानी से बाहर ही मर जाए, वो हमारे घर में प्रवेश ना करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च खाद्य पदार्थों में से किस समूह में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लौह तत्व सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला, पालक और गुड़ ही एक ऐसे तत्व हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोह तत्व, जिसमें हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति आसानी से हो सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। मिर्ची के व्यवसायी कहाँ से आए थे? याद करिए उस एनसीईआरटी की कहानी को, आलू मिर्ची टमाटर जी कहाँ से आए हो भाई तुम जी, ऐसे करके हमने कहानी पढ़ी थी जो एनसीईआरटी बुक में आती है और जो बच्चों को हमें सिखानी होती है। उसमें कौन सी सब्जी, भिंडी कहाँ से आई, टमाटर कहाँ से आए, आलू कहाँ से आए, ये सारी सब्जियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मिर्ची जो है ये कहाँ से आई थी, ये चीज़ आपसे पूछी हुई, तो मिर्ची हमारी दक्षिण अमेरिका से आई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि आपने नहीं किए वीडियो विजिट तो एक बार मैं सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले वीडियो आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आप में हमने क्या किया, जिस तरीके से हम लोग बच्चों को एनसीईआरटी में कहानी कविताओं के माध्यम से पढ़ाते उसी तरीके से हमने भी स्टडी करी, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी एक बच्चे ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भी ऐसे पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आसानी से आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घर बनाता है? तो जो कटीली झाड़ियों में अपना घर बनाता है वो पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1, फाख्ता जो है वो कटीली झाड़ियों के बीच में अपना घर बनाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्षों तक जीवित रहता है। एज इट इज़ लाइन हमने एनसीईआरटी बुक में देखी थी, एनसीईआरटी समरी हम जब कंप्लीट किए थे तो उसमें हमने देखा था कि 17 घंटे लटका हुआ रहेगा, 7 दिन में एक बार ये ज़मीन पर आने की कोशिश करते हैं। कोशिश करना मतलब कि इतना आलसी होता है ये जीव, ठीक है, जो 7 दिन में सिर्फ एक बार शौच करने के लिए ज़मीन पर उतरता है। 40 वर्षों के जीवन में हार्डली ये 7 से 8 पौधों पर विजिट करते हैं, मतलब कि अपने जीवन काल में 7 से 8 घर बदलते हैं, बाकी ये पूरे 40 वर्षों के जीवन में पेड़ों पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो यह कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है। यदि आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है तो बिना किसी समय गवाए आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो होमवर्क में आपको बताना है कि ये कौन सा जीव है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल हम लोग इम्पॉर्टेंट सीडीपी का सेशन कंप्लीट करेंगे, तो वो सेशन भी आप ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और होमवर्क का आंसर क्या होगा ये भी चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। ओके, सेशन को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा।